न्यूज और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका दर्शकों। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति एक बार फिर से लेकर आई हूं आपके बीच ये बड़ी खबर नवनीत राणा को लेकर। जी हां, नवनीत राणा एक बार फिर से दिल्ली में लगातार जो सीएम उद्धव को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। सीएम उद्धव के खिलाफ जो अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से मुलाकात करने को लेकर जिस तरह से नवनीत राणा ने लगातार अपनी आवाज बुलंद की, आज की आपको बता दे बात, नवनीत राणा जिन्हें लेकर सवाल फिर से खड़ा हुआ। क्या वाकई में नवनीत राणा की लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ निगम चुनाव है? क्या निगम चुनाव को लेकर अपना लक्ष्य बनाकर उन्होंने शिवसेना के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है? सवाल खड़ा हुआ नवनीत राणा पर। क्या वाकई में नवनीत राणा सीएम उद्धव को लेकर और शिवसेना सरकार को लेकर, महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन और वहां के कानून को लेकर केंद्र सरकार के पास इसलिए गई है क्योंकि वो चाहती है कि कैसे भी करके शिवसेना सरकार के खिलाफ वो अपनी ताकत मजबूत कर सके। खैर, उनका लक्ष्य निगम चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव 2024, जिसके लिए बीजेपी का सपोर्ट चाहती है एक बार फिर से नवनीत राणा। यहाँ हम आप सबको सीधा बताना चाहेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली, अपने आप में मोदी भक्त का नाम अपनी जिंदगी में दर्ज करने वाली नवनीत राणा ने फिर से शिवसेना के खिलाफ बोला। इंटरव्यू कल का नवनीत राणा का फिर वायरल हुआ है। नवनीत राणा ने कल इंटरव्यू में जो कहा, एक एक रिपोर्ट हम आप सबके बीच प्रेजेंट करेंगे। नवनीत राणा ने पहले क्या कहा, किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सत्ता क्यों भारत देश के लिए जरूरी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत वो करती नजर आई। राजद्रोह के कानून को लेकर आवाज शरद पवार ने भी उठाया एनसीपी की ओर से, और शरद पवार ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पहल की तारीफ की। देखा जाए तो महाराष्ट्र के कानून के खिलाफ, सीएम उद्धव के खिलाफ बोलती हुई नवनीत राणा ने एक बार फिर से बीजेपी की तारीफ करते हुए इशारे कर दिया है कि बीजेपी में उनके स्वागत को लेकर अगर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मन बनाते हैं तो वो इसके लिए तैयार है। वाकई में ये बात कैसे साबित हुआ है, खुद ही जानिए नवनीत राणा की ये बातें और समझिए क्यों आखिर वो इशारे कर रही है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर सीएम उद्धव के खिलाफ नारे उनके किस तरह जारी है, सुनिए नवनीत ने क्या कहा। पहले तो 124A जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस पर दी है, देश के 124A सेडिशन जो लगा था हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट, और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमारे जब ब्रिटिश पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, तो जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। पहले तो सभी देशवासी उसी के अफसोस में थे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और स्टे दिया है, जो भी अंडर ट्रायल जिन पे 124A चल रहा है, उस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, और नहीं, कोई भी राज्य ने इस पे कार्रवाई ऐसे कलम पे की नहीं जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको पूरा राइट है, वो जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट लड़ सकता है। तो पहली बात, हमारे ऑर्डर में ही 124A का सेडिशन का ऑर्डर ने, जज ने खुद इसका जजमेंट दिया है कि ऐसी कोई भी कलम इन पे लागू नहीं होती है। तो आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी तो उस पे जरूर खड़े होके, क्योंकि ये चीजें मैंने भुगती हैं, और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पे जरूर बोलेंगे। और एक चीज तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे है, और ये सरकार मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं। और हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है।
उसके लिए तो उनका अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी तकलीफें मुझे दी हैं, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफें लाके उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जैसे जैसे इलीगली मुझे पकड़ा गया, इलीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके जाया गया, लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। तो नवनीत राणा की ये बातें आपने सुनने के बाद ये बात तो आप समझ गए होंगे कि वाकई में नवनीत राणा शिवसेना सरकार के खिलाफ भाजपा का रुख महाराष्ट्र में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। बीजेपी का वर्चस्व महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नवनीत राणा ने तैयारी कर ली है, यानी कि सीधा इशारा उनका निगम चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव 2023 है महाराष्ट्र में, जिसे लेकर वो कह रही हैं कि कैसे भी हर हाल में सीएम उद्धव को उनकी सत्ता के साथ महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी उनसे छीनकर वो रहेंगी। इससे पहले भी सवाल खड़ा हुआ था, क्या सीएम उद्धव के साथ उनका ये टक्कर सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर है? इस पर भी इशारे नवनीत राणा ने स्टेटमेंट देते हुए किए हैं। वाकई में सीएम उद्धव सरकार का उन्हें गिरफ्तार करना, राजद्रोह का उन पर गलत आरोप लगाना वाकई में गलत है या फिर सच में नवनीत राणा सीएम उद्धव को घेरने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाने पर जुटी हुई है? खुद पर लगे आरोपों का खंडन करती हुई नवनीत राणा ने क्यों कहा है कि स्वागत उनका बीजेपी ने किया? दिल्ली में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री उन्हें बुलाते नजर आए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए और 23 मई की तारीख को इसी महीने प्रधानमंत्री ने इजाजत दे दी है। उनकी बात होगी सीधा केंद्र सरकार से और तब एक्शन मोड में केंद्र सरकार आएगा और केंद्र सरकार किस तरह से महाराष्ट्र पर शिकंजा कसेगी, इसी पर तरफ इशारे किए हैं नवनीत राणा ने। तो आगे सुनिए नवनीत राणा सीएम उद्धव के खिलाफ किस तरह से बड़े प्लान बना रही है। सुनिए नवनीत की बातें। 23 ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा और उसके बाद प्रिविलेज कमेटी के सामने आप अपनी बात 100% प्रिविलेज ने समय दिया है और उसमें अपनी पूरी चीजें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज नॉट, प्रिविलेज इज एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज गॉट ऑल दी राइट्स। जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से उसकी सत्य व्यथा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। और आप सभी को पता है लीलावती ये बहुत जूना एक हॉस्पिटल है। मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब हम एक आधे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हमारे ऊपर देते हैं। जब मैं लीलावती में थी वो फोटो वायरल हुए हैं, आज ये नए कोई फोटोज वायरल नहीं हुए, फोटोज वायरल हुए हैं। बीएनसी का एक आधा व्यक्ति अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है, ये कौन से किसी को राइट्स कौन से, अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल दी राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट्स इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहा था। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहां पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही है कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ कि एक महिला की प्राइवेट चीजों के बारे में ओपनली चर्चा करके उनकी इंक्वायरी की, एमआरआई की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो मांगने का राइट्स उन्हें किसने दिया? उद्धव ठाकरे गिर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। उन्होंने उसी दिन दिखा दिया कि वो अपनी कुर्सी के लालच में कहां तक गिर सकते थे, और उन्होंने उससे भी लिमिट क्रॉस करके हॉस्पिटल में जब अपने लोगों को भेजकर इंक्वायरी कराई तो उस दिन और दिखा कि उनका कोई स्तर बाकी अभी रहा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि उद्धव ठाकरे 2 वर्ष अपने सीएम कार्यालय में गए नहीं, उन्होंने उसका एक ही रीजन दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस,
एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ कोरोना। इसके लिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूरी MRI से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, मेडिसिन से लेके, ऑपरेशन से लेके सब डिटेल मुझे दे दें। और एक महिला होने के नाते भी मैं उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी रिपोर्ट दूंगी कि मेरी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। उन्होंने पहले मुझे पूरी रिपोर्ट उनकी दें, उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगी। और जो अभी क्वेश्चन आंसर करना है, बट आई टेक वन मोर दिस थिंग कि जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है, आज ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं। और वो बिल्डिंग, ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ। किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई लोग, कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है। और आपने ही परमिशन दी है ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। लेकिन उसमें जो फ्लैट के अंदर जो बताया कि स्ट्रक्चर आपने बदल दिया। सी आई टेल यू वन थिंग, जब भी होता है, जब भी आप किसी से फ्लैट लेते हैं तो आप हल्का चेंजेस करने का पूरा राइट्स रखते हैं। अगर आप बीम तोड़ते हैं, अगर हमने जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमने खरीदी है, उन्होंने किसको परमिशन दी, कैसे दी, वो मुझे नहीं पता। वो बिल्डर को उनको क्वेश्चन करने का पूरा राइट्स है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैंने एज इट इज वो घर लिया है। पर आज सडन ऑफ उद्धव ठाकरे को क्या सूझा कि नवनीत राणा उनके अगेंस्ट और रवि राणा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, करके नवनीत राणा का घर तोड़ना है, यही उद्देश्य रह गया है, राजद्रोह लगाना है और राजद्रोह लगाना है। ये सब चीजों को अगर देखा तो एक जिसको व्यक्ति को साधारण सा दिमाग नहीं होगा ना, उनको भी ये समझेगा कि ये श्रूढ़ बुद्धि की राजनीति ये महाराष्ट्र में चल रही है और वही कर रहे हैं। स्टेटमेंट की वजह से आपको कुछ नोटिस दिया गया है क्या कोर्ट की तरफ से? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कोर्ट का मैंने हमेशा आदर किया है, रवि जी ने भी आदर किया और देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन करता है। और मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये शब्द बोलती हूँ। कोर्ट ने मुझे जब भी कहा कि यू कैन नॉट टॉक ऑन पर्टिकुलर सम सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, हमने वो सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। तो आप सब ने जाना, नवनीत राणा का ये लक्ष्य तय कर चुका है कि सीएम उद्धव की कुर्सी सीधा उनकी, ये आप देखेंगे लक्ष्य महाराष्ट्र में भाजपा को लाना है। भाजपा सरकार महाराष्ट्र में भी होना चाहिए और भाजपा की जीत ही उनका लक्ष्य बन चुका है। यानी कि सीधा इशारा किया उन्होंने कि मोदी भक्त तो वो है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी भक्त भी वो बन चुकी है। बीजेपी मोह में वो पूरी तरह से डूबी हुई है। क्या वाकई में आपको भी लगता है कि नवनीत राणा बीजेपी को महाराष्ट्र में लाने के लिए और अपना लक्ष्य सीधा सीएम की कुर्सी तक तय कर रही है? क्या वाकई में बीजेपी बड़े उम्मीदवार के तौर पर नवनीत राणा के नाम पर दाव खेल सकती है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2023 में? हमें जरूर बताएं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।